हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन के बारे में, राइट, कि वो कैसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करता है। इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म बेसिकली। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लो, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये पार्ट 2 है। So today we will discuss about SN2 reactions and also this video will particularly include कि SN1 versus SN2, मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन दिया गया है तो आप कैसे बताओगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में SN1 हो रहा है या फिर SN2 होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज अ SN2 रिएक्शन। सो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है लीविंग ग्रुप को आके सब्स्टिट्यूट करता है। जो ग्रुप लीव करता है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, जो ग्रुप अटैक करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, एंड द रिएक्शन इज थस नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे किसके लिए? एल्काइल हैलाइड्स के लिए और हैलोएल्केन्स के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वो एसोसिएटेड पाथवे से हो सकता है, डिसोसिएटेड पाथवे से हो सकता है या कॉन्सर्टेड पाथवे से हो सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो एसोसिएटेड पाथवे तो फॉलो नहीं होगा, या तो कॉन्सर्टेड पाथवे फॉलो होगा या फिर डिसोसिएटिव पाथवे फॉलो होगा। तो डिसोसिएटिव के लिए वी हैव डन दी SN1 पार्ट एंड फॉर कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म हम लोग करेंगे SN2, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड का मतलब होता क्या है? कॉन्सर्टेड इज वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Br लेटस से, और न्यूक्लियोफाइल में ले रही हूं OH माइनस। ठीक है, अब ये क्या करेगा? CH3 पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा। तो Br यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो गया और OH इज दी न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CH3OH प्लस Br नेगेटिव। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। होता क्या है यहाँ पर? CH3 ऐसे लिखो और Br लेटर्स से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप से अटैक करता है। अगर Br यहाँ पे तो उसके 180 डिग्री एंगल पे आपका OH अटैक करेगा कार्बन पे। अब हम ये कैसे कह सकते हैं? अब देखो कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत, क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अपनी एक्सपैंड तो कर नहीं सकता वो ऑक्टेट, तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बना सकता। तो हम कैसे दिखाएंगे कि CH3Br पे जब OH माइनस अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जो है एक ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरेगा। दैट इज यहां पे, उसके बाद ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जैसे ही OH माइनस अटैक करता जा रहा है वैसे वैसे Br निकलता जा रहा है। तो ये हमारे पास मतलब होता है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट दिस इज अ CH3Br ग्रुप, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि OH माइनस जब इसे अटैक करता जा रहा है तो Br यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे OH अटैक कर रहा है वैसे वैसे Br नेगेटिव जो है वो बाहर की तरफ चला जाता जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए दिखाई है, कभी भी ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट मत करना, बिकॉज कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। इसे दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Br और OH के लिए हम लोग डैश्ड लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि OH और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है विद टाइम, और Br और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है विद टाइम। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे OH जो है वो कंप्लीटली अटैच हो जाएगा और Br जो है वो कंप्लीटली लीव कर जाएगा फ्रॉम मिथाइल ग्रुप। तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3OH। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में हमें ये बात याद रखनी थी कि OH माइनस जो होगा वो एकदम ऑपोजिट साइड से, यानी कि 180 डिग्री पे अटैक करेगा ऑफ दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। अब ये देखते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब कार्बन और Br का बॉन्ड टूट रहा है तो Br इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है। ठीक है, Br जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा दोनों अपने साथ एज Br नेगेटिव। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और OH माइनस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन अवॉइड करने के लिए जो OH है वो सामने से नहीं आता, वो पीछे से आता है।
ठीक है। तो देयरफॉर हमेशा यहाँ पे क्या होती है, इन्वर्जन, इसी वजह से क्या होगी यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हमेशा पीछे की साइड से अटैक करेगा, जहां पे बीआर प्रेजेंट है उस साइड से अटैक नहीं करेगा। तो जब भी आप ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे हमेशा ये याद रखना कि बीआर और ओएच जो है उनके बीच का एंगल शुड बी 180 डिग्री, शुड बी 180 डिग्री। तो SN2 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म में जो लीविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा पीछे के साइड से अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ इज द रेट लॉ। तो रेट लॉ यहाँ पे देखो, रेट इज गिवन एज फॉर अ SN2 रिएक्शन रेट कांस्टेंट इनटू concentration of substrate which is basically a alkyl halide and the concentration of nucleophile। यहाँ पे आप alkyl halide भी लिख सकते हो, RX लिख सकते हो, मैंने substrate लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो रेट होगा SN2 रिएक्शंस का वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 नाम इसका इसलिए ही पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड ऑर्डर और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो दिस इज नोन एज SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे वेरी करेगा और जो रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रेट को सबस्ट्रेट के साथ वेरी करवाना चाह रहे हो तो आपको न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट लॉ क्या लिखोगे, रेट इक्वल्स टू K इंटू RX की कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हम किसके लिए वेरी कर रहे हैं, सबस्ट्रेट वेरी करके हम लोग रेट निकालना चाह रहे हैं कि रेट जो है वो मेरी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने कांस्टेंट रख दी। अब ये देखो K भी एक कांस्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है, तो रेट जो होगा मैं उसे लिख सकती हूँ K डैश इंटू RX। K डैश क्यों लिखा, K डैश इज इक्वल टू K इंटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। मैंने एक नया कांस्टेंट बना दिया है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और K की भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट जनरेट्स अ न्यू कांस्टेंट दैट इज K डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं वेरी करूंगी तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मुझे पढ़ना है कि न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही हूं तो SN2 के रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपनी अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम कांस्टेंट रख के पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड या फिर RX की कॉन्सेंट्रेशन जो है या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कांस्टेंट रख के पढ़ते हैं। ठीक है, उसको कांस्टेंट रख के ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेट इक्वल्स टू K, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा दोनों में, रेट लॉ लिखोगे तो, है ना, तो यहाँ पे K ही रहेगा, उसके बाद RX इंटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो RX की कॉन्सेंट्रेशन मैंने फिक्स कर दी है और K तो मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा न्यू कांस्टेंट दैट इज K डबल डैश, वेयर K डबल डैश इज इक्वल टू K इंटू RX। मैंने K डबल डैश यहाँ पे क्यों लिया है, देखो क्यों यहाँ पे कांस्टेंट K डैश आ रहा है और क्यों यहाँ पे K डबल डैश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रखी थी। अगर जरूरी तो नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और RX की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ये वैल्यूज तो डिफर करेंगी ना। सपोज मैंने ये 0.1 ले लिया, ये मैंने 0.2 ले लिया मोल पर लीटर। ठीक है, तो K डैश की वैल्यू और K डबल डैश की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। ऑल्दो K की वैल्यू सिमिलर है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग होगी और RX अलग होगी। ठीक है, हमेशा सेम नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका स्लोप अगर मैं निकालूं, लेट अस से इसका स्लोप है S1 और इसका स्लोप है S2, तो यहाँ पे स्लोप्स क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, अब आप बता सकते हो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे अलग अलग हैं।
और ये कांस्टेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट इंक्रीज होता जा रहा है, वाइल इन केस ऑफ SN1 जो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लो, 2 मोल पर लीटर ले लो, 3 मोल पर लीटर ले लो या 1000 मोल पर लीटर ले लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन SN2 में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो जो स्लोप्स ऑब्टेन हो रहे हैं दोनों ग्राफ्स के वो क्यों अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो K इंटू न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है K डबल डैश, उसमें RX यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो मुझे पता है जब मैं CH3Br और OH माइनस को रिएक्ट करवा रही हूं तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कुछ ऐसी, ये डैश से दिखाना, ठीक है, ये भी डैश से दिखाना, सॉरी। तो ट्रांजिशन स्टेट को आप हमेशा ऐसे दिखाते हो, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद मेरा बन रहा है प्रोडक्ट दैट इज CH3OH, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे? रिएक्टेंट यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑलवेज हायर और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये हो गया प्रोडक्ट्स की एनर्जी, और ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है तभी तो वो प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म करेगी, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ SN2 रिएक्शन। SN1 के लिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब आते हैं मेन बात पे, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप देखोगे हम लोगों ने पढ़ा था कि OH माइनस जो है वो हमेशा पीछे से वार करता है, दैट इज बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके एकदम एंटी अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो Br जो है मेरे पास कैसा प्रेजेंट है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, मतलब मान लो Br जो है वो आपकी तरफ है तो OH कहां से आएगा, पीछे से आएगा और Br को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो OH विल बी बिलो द प्लेन। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, R डैश, अब हाइड्रोजन आएगा अबव द प्लेन, जो पीछे था वो आगे की तरफ आ जाएगा, और OH विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से अटैक करता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जिस कार्बन पे आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब अगर यहाँ पे निकाल रहे हो मान लो R, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आपकी आएगी S, ठीक है, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जनरली। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है R तो वो हो जाएगी S। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन, प्रोसीड्स विद इन्वर्जन, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मेरा मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये बैक साइड अटैक करता है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पीछे की तरफ ऐसे खुल जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अभी ये ऐसे था, जैसे हवा के थ्रू हमारे पास क्या होता है कि जैसे हवा तेज चल रही होती है, ठीक है, तो अम्ब्रेला जो होता है वो पीछे की साइड इन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी जैसी OH माइनस या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है आपका SN2 में रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये पीछे की तरफ ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ SN2 रिएक्शन। वेराज जहां पे हम लोगों ने देखा था कि रेसमाइजेशन से प्रोसीड हो रहा था SN1 रिएक्शन, वाइल यहाँ पे जो होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हमेशा इन्वर्जन होगा? इसका आंसर लाई करता है ऐसे रिएक्शंस में जहां पे न्यूक्लियोफाइल भी सेम है और लीविंग ग्रुप भी सेम है, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि I नेगेटिव जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, राइट, एंड I नेगेटिव जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप भी है बिकॉज इट इज अ वीक बेस। लीविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, वैसे एक और बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं वो होते हैं आपके गुड लीविंग ग्रुप,
गुड लीविंग ग्रुप। तो अगर आप बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करते हो तो वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिसिटी अगर आप लोगे तो वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब आई जो है, आई माइनस जो है वो बहुत ज्यादा वीक बेस है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप की अरेंजमेंट लगाओगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो I माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप ऑल्सो एंड न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट फेज में ले रहे हैं, अगर गैशियस फेज में ले रहे हैं तो फ्लोराइड माइनस ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि सॉल्वेंट फेज में रिएक्शन करते हैं तो I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल टू। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसे सोडियम आयोडाइड से ट्रीट कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखोगे, Na प्लस I माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये SN2 रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो लगेगा इस साइड, यहाँ पे अटैक करेगा और I बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट बना दो, कैसा बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, इसको मैं ले रही हूँ R डैश, इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैं ले रही हूँ R डैश, ठीक है। तो ये बनेगा R डैश यहाँ, I यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, ठीक है। तो अगर ये R था तो ये S बन जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेगा कि I माइनस जो है, जो ये वाला I माइनस बाहर निकला है, ये वाला I माइनस बाहर निकल गया ना लीविंग ग्रुप की तरह, अब ये दोबारा एक्ट करेगा तो वापस से ये बन जाएगा, फिर ये वाला दोबारा करेगा तो वापस से ये बन जाएगा। तो जहां पे लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम है, वहां SN2 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होती है, रेसमाइजेशन होती है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ SN2 वेयर रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे लीविंग ग्रुप भी सेम है और न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, तो R से S, S से R, R से S, S से R, यही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, दैट इज रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस बेसिकली, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन से सबस्ट्रेट्स जो है हमारे पास वो SN2 रिएक्शन देते हैं। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि SN1 रिएक्शन में हमेशा जब भी आप देखोगे, कोई भी फैक्टर देख रहे हो, हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल तो कहीं आता ही नहीं है, ना रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आता है, तो वहां पे आप सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। SN1 रिएक्शन मतलब दिमाग में बिठा लो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है बस, और कुछ नहीं देखना, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। SN2 रिएक्शन में जब आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ देखना है, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है बेसिकली, या फिर मान लो नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या देखेगा कि जहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा प्रेजेंट होगा वहां पे ये आसानी से अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, जहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और जल्दी होगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं मिथाइल और मैं ले लूँ 1 डिग्री, लेट अस से CH3, CH2, X या Br, फिर मैंने लिया 2nd डिग्री CH3, CH, CH3, Br, और फिर मैंने ले लिया 3rd डिग्री C, CH3, 3 है ना, और Br, ये 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो मिथाइल Br जब आप ले रहे हो, CH3 Br जब आप ले रहे हो, तो यहाँ पे कार्बन और Br के बीच में ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव होगा। यहाँ पे इस C और Br के बीच में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। 2nd डिग्री में जाओगे अगेन तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये कम होता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज डिक्रीजिंग, एंड क्योंकि हम SN2 रिएक्शन में देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, कहाँ ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहाँ सबसे ज्यादा है, जहां पे सबसे कम प्लस आई इफेक्ट लगेगा, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट आपका फॉलो होगा। तो 3 डिग्री में अब हम बता सकते हैं कि क्यों SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस,
ठीक है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे हमें SN2 में न्यूक्लियोफाइल से मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ इजीली अटैक करेगा? जहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कार्बन कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक होता है? 0 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा होता है। 2 डिग्री 3 डिग्री अगर आप देखोगे तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट लग जाता है R ग्रुप्स का या मिथाइल ग्रुप्स का, ये जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन देयर डिक्रीजेस एंड SN2 का रेट वहां पे डिक्रीज होता चला जाता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि आपका 0 डिग्री या 1 डिग्री जो होते हैं एल्काइल हैलाइड्स वो ज्यादा जल्दी SN2 देते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जहां पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो हाइड्रोजन के भी हिंड्रेंस फेस करेगा और CH3 की भी। अब आप ये कहोगे कि यहाँ से क्यों आएगा? क्योंकि हमें एंटी पोजीशन से लाना है, 180 डिग्री से लाना है ना न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप के। तो यहाँ पे हिंड्रेंस फेस होगी तो SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इधर आप देखोगे बायोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इतनी ज्यादा क्राउडिंग है, पीछे का बैक साइड अटैक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे भी SN2 पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बैक साइड अटैक ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखोगे और भी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, तो यहाँ पे भी बैक साइड अटैक आपका पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में जैसे आप देखते हो नॉरबोरेन में देख लिया या और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हम लोगों ने देखे थे, SN1 रिएक्शन एक बार को फिर भी हो जाए लेकिन SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल इन सच कंपाउंड्स। ओके, अब आते हैं मेन बैटल पे, दैट इज SN1 वर्सेस SN2, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि एक जगह पर SN1 होगा या फिर SN2 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। फर्स्ट आते हैं लीविंग ग्रुप की बात पे। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिए थे कौन कौन से होते हैं। OTS होता है, OTF होता है, OBS होता है, ठीक है, OMS होता है, तो ये गुड लीविंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो वहां पे लीविंग ग्रुप कौन कौन से होंगे? हैलोजन ग्रुप्स होंगे, I-, Br-, Cl-, F-, है ना, ये सारे हमारे पास लीविंग ग्रुप रहेंगे। तो हमेशा ये याद रखना कि लीविंग ग्रुप चाहे आप SN1 लो चाहे आप SN2 लो, ठीक है, दोनों में लीविंग ग्रुप को लीव करवाना है ना, दोनों में लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों में लीविंग ग्रुप को लीव करवाना है। तो अ गुड लीविंग ग्रुप will promote both SN1 also and SN2 also, will promote both SN1 also and SN2 also। और हम लोगों ने अभी देखा था कि वीक बेस जो होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो वीक बेस कौन सा है? I-, सो इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो आपका रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है अगर आपका लीविंग ग्रुप अच्छा हो, चाहे वो SN1 में हो चाहे वो SN2 में हो, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपका लीविंग ग्रुप अच्छा है तो चाहे SN1 रिएक्शन हो रहा हो वो भी स्पीड अप हो जाएगा और SN2 रिएक्शन हो रहा हो वो भी स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 में हम लोगों ने देखा था कि हमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन से मतलब है। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज व्हाट? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल चाहे आपका वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, SN1 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लो। चाहे आप कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक करवाओ, चाहे आप OH- का अटैक करवाओ, चाहे आप I- का अटैक करवाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से मिनिमल अमाउंट ऑफ फर्क पड़ता है SN1 रिएक्शंस में। हमें सिर्फ कार्बोकैटायन देखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो परफॉर्म SN1 रिएक्शंस। अगर आप H2O ले रहे हो, CH3OH ले रहे हो, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है बेसिकली, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स भी बहुत इजीली SN1 रिएक्शंस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास एक आता है, अब देखो कार्बोकैटायन अगर फॉर्म हो रहा है, लेट अस से कि मेरे पास ऐसा कुछ कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब अगर हम जज करना चाहें
हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के पढ़े थे? एक हम लोगों ने पढ़ा था हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, है ना। कार्बोकेटाइन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पूरा लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है। एक तो होता है भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है फुल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन पे फुल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अटैक करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो लोकलाइज चार्ज होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इस पे लोकलाइज चार्ज है तो ये हार्ड इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल ही अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे या बहुत ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स हम लोगों ने डिस्कस करा था हार्ड और सॉफ्ट पिछले सेशन में कि कौन कौन से हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स है और कौन कौन से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स है, और हमने वहां पे भी देखा था कि डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, सॉफ्टनेस जो होती है न्यूक्लियोफाइल्स की वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें HSAB प्रिंसिपल से पता है कि हार्ड स्टेबल होता है और सॉफ्ट स्टेबल होता है, सॉफ्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लोकलाइज चार्ज है, कार्बोकेटाइन जो है वो हार्ड है, इस वजह से यहाँ पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल की प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। रिएक्शन दोनों में होगा, SN1 आप दोनों में कर सकते हो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में भी कर सकते हो, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में भी कर सकते हो, लेकिन जहां पे स्पीड अप होने की बात आती है तो वहां पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो परफॉर्मेंस बेटर देंगे एज कंपेयर टू सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सॉल्वोलिसिस पे, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि SN1 का दूसरा नाम सॉल्वोलिसिस है। सॉल्वोलिसिस इज अ टाइप ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। हर SN1 रिएक्शन सॉल्वोलिसिस नहीं होता। सॉल्वोलिसिस वो टाइप का रिएक्शन है जहां पे आपका सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ले लो, ROH ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। वाटर के पास भी, ROH के पास भी, HCOH के पास भी है, CH3COH के पास भी है। तो ये सॉल्वेंट भी एक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं। तो जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट बन जाए उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। जैसे आप पढ़ते हो एसिटोलिसिस रिएक्शन। एसिटोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जो एसिटेट आयन है वो सॉल्वेंट में भी प्रेजेंट है और वही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एसिटोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वोलिसिस। नेक्स्ट आते हैं अब SN2 रिएक्शंस पे। अब मैंने कहा था कि SN1 में आप सिर्फ क्या देखोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो SN1 में क्या देखोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। SN2 में देखोगे आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन की न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितनी जल्दी अटैक कर पाता है कार्बन पे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने लिखा लेट अस से CH3Br, ठीक है। इसको और खोल के लिख देते हैं, CBr, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हैं, वहां पे कैसे थे, लोकलाइज चार्ज है कार्बोकेटाइन पे ना, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी अटैक कर पाते हैं, वो ज्यादा जल्दी SN2 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि पार्शियल चार्ज जो होता है वो सॉफ्ट होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द लोकलाइज चार्ज। तो यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा जल्दी होगा। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, RS नेगेटिव, RSE नेगेटिव, ठीक है। ये सारे मेरे पास क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो ज्यादा जल्दी SN2 रिएक्शन प्रेफर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा सॉफ्ट होगा तो SN2 को एक्सेलरेट करेगा, हार्ड होगा तो SN1 को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स दे रखे हैं मेरे पास, लेट अस से OR नेगेटिव, RS नेगेटिव, RSE नेगेटिव, RTE नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो एक ही ग्रुप के हैं ना सारे, ऑक्सीजन फैमिली के हैं ये सारे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। और मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। और SN2 में मैंने देखा था कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जल्दी से रिएक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, ये।
एज सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पे। इतना दिमाग में डालो, 3 डिग्री होगा तो SN1 करेगा हमेशा। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स आते हैं, 3 डिग्री हमेशा मोस्ट प्रेफर करेगा SN1। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स वो अभी हम देखेंगे आगे जाके कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उस केसेस में मे बी SN2 दे सकता है, लेकिन नॉर्मल आप एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री देखोगे तो इट विल ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव रहते हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें अदर फैक्टर जैसे आप सॉल्वेंट का फैक्टर अभी हम पढ़ेंगे तो वो फैक्टर्स मैटर करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे वो फैक्टर मैटर करते हैं। 3 डिग्री में SN1, 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। 0 डिग्री और 1 डिग्री में ऑलवेज SN2 रिएक्शन होंगे। क्यों होंगे ये मैंने बता दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज मोर एज कंपेयर टू 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो अच्छे से इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मैंने SN1 में बताया था, सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्बोकेटायन। क्या देखेंगे? कार्बोकेटायन। SN2 में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया लेटर से कार्बोकेटाइन। अब इसके साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इसके साथ अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बनाएगा। तो SN1 में जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, SN1 रिएक्शन वहां पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो अनस्टेबल बनेगा, और कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बना, इसका मतलब SN1 रिएक्शन आपका नहीं हो सकता वहां पे। लेकिन अगर आपने कार्बन के साथ लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसे क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब SN1 रिएक्शन को थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं SN2 रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने नॉर्मल लगा दिया, CH3Br ले लिया, OH माइनस के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया CH2NO2 और Br ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, अब मुझे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन देखनी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रही हूँ तो वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कार्बन से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक कर पाएगा। सो दिस मीन्स कि जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और अगर मैं यहीं पर ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहां पे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमें बताना है SN1 होगा या SN2 होगा। देखो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? 1 डिग्री है, तो होना तो क्या चाहिए? SN2 होना चाहिए। मैंने बताया था, सबसे पहले देखोगे कि डिग्री क्या है, तो ये क्या है? 1 डिग्री है, SN2 होना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, और मुझे पता है SN2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। यहाँ पे देखो नेक्स्ट CH2 अगर आप ले रहे हो यहाँ पे CH2Br, और उसके साथ मैंने लगा दिया है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये क्या है? 1 डिग्री है, SN2 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो SN2 को और एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। यहाँ पे भी कौन सा होगा? SN2। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे CH2Br है, 1 डिग्री है, होना क्या चाहिए? SN2।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बना दिया OCH3, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देनी है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएगी। और मुझे पता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे मेरा कार्बोकैटायन इजीली स्टेबल हो जाएगा, तो ऐसे रिएक्शंस में मुझे क्या मिलेगा, SN1। समझ आया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो SN2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो SN1। यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री देख के दिमाग में ये आ जाता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, SN1 रिएक्शन होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं बनेगा, रादर यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब जो N3- होगा वो जब अटैक करेगा तो SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी 3 डिग्री है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ऑलरेडी बता दिया था कि कार्बन के साथ 3 बेंजीन और एक पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो 3 डिग्री तो है, लेकिन मैंने नाइट्रोबेंजीन लगा दिया 2 जगह, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो कार्बोकैटायन तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं बनेगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन। तो ऐसे आप बता सकते हो कि कहाँ SN1 पॉसिबिलिटी है और कहाँ SN2 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे SN1 फास्टर होगा, A पे या फिर B पे। ठीक है, तो SN1 का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखो कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बनेगा, पहले यहां बना के देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला Cl हटाती हूं, अगर मेरा Cl यहां पे प्रेजेंट होता बाय चांस, ये है मान लो, अब जो कार्बोकैटायन बनेगा इधर, इसकी जगह क्या आएगा, कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा लेटर से यहाँ पे बना, अब ये ऑक्सीजन मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा, -I इफेक्ट, और कार्बोकैटायन को और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। तो जहां पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा वहां SN1 रिएक्शन जल्दी नहीं होता। इसका मतलब रिएक्शन SN1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं स्टेरिक इफेक्ट्स पे। स्टेरिक इफेक्ट में अगर आप देखोगे, अगर SN1 में क्राउडिंग बढ़ा रहे हो, जैसे मैंने ले लिया 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ये क्या करते हैं ना कि ये जो CH3 है ये क्राउडिंग कर देते हैं, ठीक है, और एक बैक स्ट्रेन प्रेफर करते हैं। बैक स्ट्रेन का मतलब क्या है, ये पुश करते हैं ताकि Br जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि जगह कम है और उसे अपनी स्पेस बनानी है। ठीक है, जगह कम है और ज्यादा स्पेस करने के लिए वो क्या चाहते हैं कि एक बंदा लीव कर जाए फटाफट से, इसे हम लोग कहते हैं बैक स्ट्रेन। तो ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, जो क्राउडिंग है, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, बैक स्ट्रेन प्रोवाइड करेंगे 3 डिग्री में, और Br को हेल्प करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे कि Br जल्दी से लीव हो जाए। ठीक है, तो इन केस वेयर देयर इज अ 3 डिग्री या फिर जहां पे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट है, वहां पे SN1 रिएक्शन बढ़ जाता है, SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक स्ट्रेन बढ़ जाएगा। बैक स्ट्रेन बढ़ने की वजह से जो बाकी सारे ग्रुप्स हैं वो चाहेंगे कि Br जल्दी से निकल जाए ताकि औरों के लिए भी रूम बन पाए। ठीक है, SN2 में देखो, SN2 में अगर मैं 3 डिग्री है मान लो और यहां पे मैं SN2 करवाना चाहूं, तो अब मैं क्या देखूंगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। क्या देखूंगी मैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। यहाँ पे मैं क्या देख रही थी, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन, कि जल्दी से ये बैक स्ट्रेन प्रोवाइड करके Br को बाहर निकालेंगे और कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो हम लोग देखते नहीं है SN1 में, SN2 में हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब स्टेरिक क्राउडिंग होगी, OH- को डिफिकल्टी होगी अब इस मॉलिक्यूल पे अटैक करने में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है कि OH- को जगह ही नहीं मिलती कि वो कार्बन पे अटैक कर पाए। ठीक है, तो
सेम स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो SN1 को एक्सेलरेट कर रही है बैक स्ट्रेन की वजह से, जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म करवा के, और SN2 को क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि OH माइनस का जो अटैक है वो जल्दी से नहीं हो पाता स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। अब देखो सॉल्वेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा ध्यान देना। देखो सॉल्वेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट का अगर आप देखोगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर। पोलर सॉल्वेंट जैसे मेरे पास कौन कौन से हो गए, वाटर हो गया, CH3OH हो गया, ये सारे मेरे पास पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अगर आप देखोगे, CCl4 हो गया, CH4 हो गया, ये मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, एल्काइल हैलाइड है, इस पे पार्शियल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो मुझे पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, where E naught is the dielectric constant और epsilon naught is the dielectric constant, and F जो हमारे पास होता है वो होता है force of attraction, ठीक है। तो जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रही हूँ, वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन R एंड X जो है वो कम होता जा रहा है, और अब जो सेपरेशन होगा इधर लीविंग ग्रुप का एल्काइल ग्रुप से, वो जल्दी होगा। जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, किसके बीच में, R और X के बीच में, वेयर X इज दी हैलोजन और R जो है मेरे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बॉन्ड इजीली टूटता चला जाएगा, और मैंने बताया था कि जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, SN1 में भी उतना ही फायदा होगा और SN2 में भी उतना ही फायदा होगा। तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, SN1 भी फेवर करते हैं और SN2 भी फेवर करते हैं। तो चाहे SN1 करवा रहे हो चाहे SN2 करवा रहे हो, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इतना फेवर नहीं करते जितना पोलर सॉल्वेंट करते हैं। क्यों? दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन R एंड X, यानी कि जो मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, जो हैलोजन ग्रुप है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उतना कम करता चला जाता है, और उसकी वजह से जो लीविंग ग्रुप होगा वो जल्दी चला जाएगा, इन केस ऑफ बोथ SN1 ऑल्सो एंड SN2 ऑल्सो। तो पोलर सॉल्वेंट हम लोग SN1 के लिए भी यूज कर सकते हैं और SN2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पोलर सॉल्वेंट में भी दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, और एप्रोटिक वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फोन याद रख लो, उसके लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो जनरली इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक कहाँ होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आपका हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जैसे H2O हो गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक है, MEOH हो गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक है। कुछ एप्रोटिक सॉल्वेंट डिस्कस कर लेते हैं। DMSO हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इधर देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ प्रेजेंट है, एंड कार्बन इज नॉट अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देख रहे हो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, सो यहाँ पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन कार्बन के साथ प्रेजेंट है। और HMPA अगर आप ले लेते हो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास SN1 और SN2 जो है वो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में कैसे वेरी करेगा। सबसे पहले देखो SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस में मेरे पास क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेती हूँ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज को भी आराम से स्टेबलाइज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को भी। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ले लिया आपने, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब इस हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर लेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर लेगा, देख लो ऐसे, और
तो अब ये सॉल्वेट हो गया, तो अब ये अटैक इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा अपने सबस्ट्रेट पर, ठीक है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो H+ होते हैं वो आसानी से सॉल्वेट कर लेते हैं मेरे न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक पूरा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जल्दी से हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा H+ के साथ, H+ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब इसने इसको सॉल्वेट कर लिया, तो ये इतनी जल्दी एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और SN2 रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होता है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 का रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, SN2 का रेट डिक्रीज हो जाता है अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगी, क्योंकि वो सॉल्वोलाइज कर लेता है मेरे न्यूक्लियोफाइल को। वाइल अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट देखोगे तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना नहीं आ पाएगा जितना आपका पोलर प्रोटिक में आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट नहीं होगा, और नहीं होगा इस वजह से SN2 रिएक्शन जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे से हो पाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में आप ले लो DMS से ले लो, DMF ले लो, HMPA ले लो, तो SN2 रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने H2O ले लिया, MEOH ले लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट्स ले लिए, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फटाफट से आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और SN2 रिएक्शन का रेट हो जाएगा डिक्रीज। वाइल इन केस ऑफ SN1 ऑपोजिट होता है, ठीक है। SN1 में हम लोग क्या देखते हैं, मान लो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी CH3 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 और ये बॉन्ड मान लो टूटता जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज Br, और यहाँ पे आया आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटिक सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, वो इसे और सॉल्वेट करता है, ठीक है, इसके साथ इंटरैक्ट करके इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और उतनी ही जल्दी ये कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक होता चला जाता है। कार्बन और कोई भी हैलोजन है आपके सबस्ट्रेट में, उसका बॉन्ड ब्रेक होता चला जाएगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव डाइपोल है वाटर का, मतलब कि ऑक्सीजन की तरफ, वो इस पर्टिकुलर थिंग को सॉल्वेट करता जाएगा, यानी कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, उसको स्टेबलाइज करता जाएगा। तो दोनों की स्टेबलाइज करता है इस ट्रांजिशन स्टेट में, इस वजह से जो कार्बन और Br है उसका टूटना जो है वो और फास्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ नेगेटिव डाइपोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विद कार्बन एंड पॉजिटिव डाइपोल ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विद Br। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है, इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सेलरेट कर देगा। तो यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन अच्छे से हो पाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ गुड एक्सेलरेशन। अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट में देखोगे तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाता, और देयरफॉर SN1 रिएक्शन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में स्लो होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटिक सॉल्वेंट। ऑल इन ऑल हमें क्या याद रखना है, समराइज कर लेते हैं कि अगर SN1 रिएक्शन है तो वो पोलर प्रोटिक में ज्यादा जल्दी होगा, SN2 रिएक्शन है तो वो पोलर ए प्रोटिक में ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो इन द नटशेल आप ये याद रख सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, CH3 आया है, मिथाइल आयोडाइड को मैंने NaN3 इन द प्रेजेंस ऑफ MEOH करा और NaN3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड करा। अब मुझे बताना है SN1 होगा या SN2। सबसे पहले डिग्री देखो, 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, N3-N3-, सॉल्वेंट डिफर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ सॉल्वेंट के डिफरेंस से आप SN1 SN2 जज नहीं करोगे, आप पहले डिग्री देखोगे, 0 डिग्री है तो सबसे पहले लिखो कि SN2 रिएक्शन ही होगा दोनों केसेस में। लेकिन सॉल्वेंट डिफरेंट होने की वजह से जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, या जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि SN2 जो है वो फास्ट करता है किसमें, पोलर ए प्रोटिक में। यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है, DMF यूज हो रहा है, इस रिएक्शन का रेट अगर मैं R2 लिखती हूँ और इसका R1 लिखती हूँ तो R2
इज ग्रेटर देन R1। SN2 यहाँ स्पीड अप से होगा और यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा। लेकिन जहाँ पे 2 डिग्री की बात आती है, अब मैंने बताया था कि 2 डिग्री में SN1 और SN2 जो रहते हैं वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आप SN2 करवा देना, अगर 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आप SN1 करवा देना। या अगर सॉल्वेंट डिफरेंट है तो 2 डिग्री में आप देखो, यहाँ पे लिया मैंने डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और यहाँ पे लिया मैंने MEOH। ये क्या है, एप्रोटिक और ये क्या है, प्रोटिक। तो 2 डिग्री में अब आप डिसाइड कर पाओगे सॉल्वेंट के बेसिस से कि कौन सा मेरे पास रिएक्शन होगा, SN2 होगा कि SN1 होगा। तो यहाँ पे देखो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन से होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन से होगा क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो 0 डिग्री ले रहे हो, 3 डिग्री ले रहे हो, 1 डिग्री ले रहे हो, इसमें सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ स्पीड इंक्रीज करेगा या फिर स्पीड डिक्रीज करेगा। 2 डिग्री में आप डिसाइडिंग फैक्टर ले सकते हो सॉल्वेंट को, ठीक है, कि सॉल्वेंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि SN2 रिएक्शन होगा 2 डिग्री में या फिर SN1 रिएक्शन होगा। तो हम लोगों ने सारा समराइज कर लिया है, SN2 पढ़ लिया है, SN1 पढ़ लिया है, SN1 वर्सेस SN2 पढ़ लिया है। आई होप अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि आप कैसे एक रिएक्शन में दे सकते हो कि कहाँ पे SN1 हो रही है और कहाँ पे SN2 हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होंगे और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो आपका सिलेक्टेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्चुअली 10-15 क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में और आपका पूरा SN1 SN2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हो तो कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। बस आपको क्वेश्चन में ट्रिक पकड़नी है कि उसने पूछा क्या है या फिर उसमें ट्रिक क्या डाली है, ठीक है। मान लो एक में दे दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के और फिर उसके बाद दे दिया उसने 3 डिग्री, तो वहां पे अब 3 डिग्री है तो SN1 होना चाहिए था, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। इस टॉपिक से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इतना पढ़ के जाओगे मोर देन सफिशिएंट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।